370 की रिव्यू पिटीशन हुई दाखिल, अदालत में फिर लग सकती है तारीख। मुजफ्फर शाह ने उम्मीद का किया इजहार, मुखालिफ वकील ने दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, दोहराया फकरा। मनोज सिन्हा ने अवाम से सफाई की तलकीन। रिजर्वेशन और वोटर रोटेशन पर के लिए पंचायती इंतखाबात की बताई देरी वजह। जम्मू के बलवाल में ब्लॉक दिवस में भी लिया हिस्सा। इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन को सुनाई खोटी खरी। रटले पावर हाउस पर भी उमर अब्दुल्ला हुए बरहम। पावर में आने दो फिर लेंगे हिसाब, बताया उमर अब्दुल्ला ने। आदाब नाज़रीन, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं न्यूज एट 6। और शाम 6 बजे की पहली खबर दिल्ली से, जहां 370 के हवाले से बड़ी पेशरफ्त एक बार फिर हुई है। 370 पिछली बार मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पे 5 रुकनी बेंच के फैसले में लगभग ख़त्म कर दिया। और अब रिव्यू पिटीशन का जो मामला था और काफ़ी इंतज़ार के बाद आज दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर पे रिव्यू पिटीशन 370 के हवाले से दाखिल भी कराई गई। रिव्यू पिटीशन का मतलब नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त होती है और जम्मू कश्मीर के वकला सियासी जमातों ने आज बाज़ाब्ता तौर पे रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और 11 सितंबर के फैसले पर मुअज़्ज़ज़ अदालत से नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त की। नई दिल्ली में हमारे साथी ताबिश कमाल से बात करते हुए रिव्यू पिटीशन या 370 पर लड़ने वाले मुजफ्फर शाह ने बताया कि आज रिव्यू पिटीशन की आखिरी तारीख थी और इस फैसले को जाने के लिए, इस फैसले पर जाने से पहले कानूनदानों के साथ भी बातचीत की गई और उन पॉइंट्स की निशानदेही की गई जिन पॉइंट्स पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती थी। 370 के हवाले से उन्होंने बताया कि इसके लिए, इसकी बहाली के लिए जो भी दरवाजे खटखटाने हैं हमें, वो खटखटाते रहेंगे और किसी भी हाल में आखिरी दम तक 370 की बहाली के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मुजफ्फर अहमद शाह ने दिल्ली में हमारे साथी ताबिश कमाल से बात करते हुए बताया। आपको बताते चले, पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद 370 शह सुर्खी बनाता रहा और लगातार हर महीने कोई न कोई बड़ी शह सुर्खी बनती जा रही थी। और अब रिव्यू पिटीशन को लेके एक नई शह सुर्खी बन रही है और देखना पड़ेगा कि रिव्यू पिटीशन में जिन पॉइंट्स को उठाया गया है, क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत का कोई मामला जो है, कोई जज जो है वो उन रिव्यू पिटीशन के उन पॉइंट्स, उन नुकात पर रद्द-अमल देगा या नहीं। जहां तक कानून और आईन का ताल्लुक है, आप इतिहास की बात ये कर रहे हैं, ये 370 है। मैं आपको फिर आज बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में और पूरे होश हवास में कि 370 मरेगा नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल टू किल 370। और जो कानून ने, आईन ने आपके लिए दरवाजे रखे हुए हैं, उन दरवाजों को हम दोबारा खटखटा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का ये फैसला आज आया है, यही सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह आइंदा अपने फैसले को तब्दील कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इस पर वेंडेटा लेने के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए? आप भी जानते हैं और सबको पता है कि बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है। ये मेरा फर्ज है, हमारा फर्ज है जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, हमारी जमात की तरफ से, सब जमातों की तरफ से हम अपना फर्ज निभा रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर। कानून और आईन, जमातें एक हैं आप लोग? बिल्कुल, कानून और आईन के दायरे में सब जमातें यहाँ पर सामने आएंगी। आज कोई आएगा, कल कोई आएगा, परसों कोई आएगा, हर कोई इस कार्यक्रम में और इस एक्सरसाइज में शरीक होगा। मतलब आप लोग सब एक हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कोई आप बार बार ये मत पूछें, बार बार आप ये पूछ रहे हैं और बार बार मैं कह रहा हूं कि वीपीएनसी हम सब एक हैं और लूप होल्स बहुत से हैं फैसले में। ये मुजफ्फर शाह बता रहे थे दिल्ली में हमारे साथी ताबिश कमाल के साथ बात करते हुए। और साफ जाहिर है 370 पर रिव्यू पिटीशन फिर अदालत में जाएगी और क्या अदालत इसे रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि यूजुअली अश्विनी उपाध्याय जो वकील है, एडवोकेट हैं दिल्ली में, उन्होंने इस हवाले से, चूंकि वो हिज़्ब इसके मुखालिफ में हैं, तो अश्विनी उपाध्याय ने आज ये बताया कि
बहुत कम देखा गया है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले को रिव्यू पिटीशन के दौरान कहीं पलटा गया है। उन्होंने बताया कि अल्फाज उन्होंने कहा कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, और ये बात करते हुए उन्होंने बताया कि बाकी कुछ तो बचा नहीं है। एक आध बार 2 जजों के फैसले में बदलाव तो देखने में माजी मिला है, और वो भी एक आध बार। यूजुअली 5 जजों के फैसले में कभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। और हमारे साथी ताबिश कमाल से बात करते हुए अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि बात गई है, और गई बात यूँ कह सकते हैं कि जमुना से लेके गंगा और दरियाई जहलम से लेके सिंध तक पानी बहुत बह चुका है। अश्विनी उपाध्याय। 5 जजों की बेंच का फैसला आज तक कभी बदला ही नहीं है, तो जब आज तक कभी नहीं बदला 75 साल में, तो इस बार 370 में बदल जाएगा, ये ऐसा संभव। थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए कि 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया, अब रिव्यू में क्या उससे ऊपर की बेंच में जाया जाता है या दोबारा से वही प्रोसेस शुरू किया जाता है? दोबारा से वही प्रोसेस किया जाता है। 5 जजों की बेंच का फैसला आ गया, उसका रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ। रिव्यू पिटीशन का मतलब कि कोर्ट, वो जो 5 जज हैं उनके सामने वो पिटीशन दोबारा जाएगी। सामान्यतया रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो जज जो है अपने चैम्बर में बैठ के वो पिटीशन पढ़ते हैं। उस पिटीशन को उनको ठीक लगती है तो उसको फिर कहते हैं ठीक है हम ओपन कोर्ट में हियरिंग करेंगे, अदरवाइज वहीं चैम्बर में से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि दोबारा इसकी फिर से ओपन हियरिंग होगी। ये चैम्बर में ही सुनवाई होगी और चैम्बर में ही डिसमिस हो जाएगी। इसका नेट रिजल्ट यही होने वाला है। इसके बाद कोई और कदम बचता है? फिर उसके बाद एक और भी कदम बचता है, क्यूरेटिव पिटीशन का बचता है। इसके बाद एक कदम और भी है, लेकिन मैंने फिर कहा ना, ये सब दिल बहलाने वाली बात है। 5 जजों की बेंच में आज तक न कभी रिव्यू सक्सेस हुआ है, न कभी क्यूरेटिव सक्सेस हुआ है। एक आध 2 केस हैं जहां 2 जजों की बेंच में रिव्यू सक्सेस हुआ है, अदरवाइज आज तक तो कभी हुआ ही नहीं है। 5 जज पूरी बैठते हैं। अच्छा, उन 5 जजों में से एक जज तो रिटायर हो गए हैं, तो क्या जो जज रिटायर हो उनकी जगह फिर नए जज आएंगे या क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, इसका प्रोसेस यही है कि अगर एक जज कोई रिटायर हो गए तो चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि उसमें और किस जज को इसको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि जस्टिस कॉल रिटायर हो गए तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी सुनवाई के लिए एक दिन वो बेंच बनाएंगे। और वो बेंच, मैंने कहा ना, इसकी ओपन कोर्ट में हियरिंग नहीं होती जैसे नॉर्मल हियरिंग होती है, चैम्बर में हो जाता है। चैम्बर में होती है। वो लंच के दौरान जब अपने घर चैम्बर में बैठते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद वो फाइलों को पढ़ते हैं। उनको कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड मिलता है तब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, इसमें ओपन कोर्ट की हियरिंग की जरूरत है। अदरवाइज फैसले में कोई बड़ा पॉइंट अगर उनको मिल जाए उस रिव्यू पिटीशन में तो तब होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ये बाहर ही चैम्बर में ही डिसमिस हो जाती है ऐसी तरह की केसी। ये रिव्यू पिटीशन के हवाले से अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, बता रही थी। और आपको नाज़रीन बताते चले, तौबा के लिए नमाज पढ़नी है, और ये बाज़ाब्ता तौर पे मजलिस मुत्तहिदा उलमाए इस्लाम ने आज शाम में एक बयान में लोगों से अपील किया है कि जुम्मे के दिन तौबा की नमाज पढ़ें। और श्रीनगर की जामिया मस्जिद में तौबा की नमाज जुम्मे के दिन, इस जुम्मे यानी 12 जनवरी को पढ़ी जाएगी। और ये तौबा की दुआ जो है, नमाज जो है, ये 370 के लिए नहीं होगी, बल्कि ये तौबा की नमाज जो है, ये कश्मीर का जो मौसम का बदला मिजाज है और कश्मीर के जो बाकी हालात है, या वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो इस वक्त इन्वायरमेंटल ब्लॉकेड है, इन्वायरमेंटल क्रश है या क्रैश है, जो भी इसका नाम दे, ये उसके लिए मजलिस मुत्तहिदा उलमाए इस्लाम ने अपील की है कि जुम्मे के दिन इस जुम्मे को नमाज तौबा भी पढ़े। तो तौबा के साथ आपको बताते चलें कि सफाई रखना ज़रूरी है और गंदगी से तौबा करें। यह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के बलवाल में एक ब्लॉक दिवस के मौके पर अपने खिताब के दौरान बताया। साफ जाहिर है, ब्लॉक दिवस था तो बात पंचों सरपंचों की होती थी जिनकी मियाद कल ख़त्म हो चुकी है। और मनोज सिन्हा ने भी बताया कि अब उनकी मियाद ख़त्म हुई है लेकिन उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है। बलवाल जम्मू में ब्लॉक दिवस मनाया गया था और बड़ी तादाद में यहाँ पे सरकारी सतह पे भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ जो बाकी प्रोग्राम रखे गए थे, उन प्रोग्रामों के दौरान मनोज सिन्हा ने स्टॉल्स का मुआयना भी किया। और फिर जब उनने अपनी बात रखी तो बात रखते हुए बताया कि रिऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीली आई हुई है। कुछ ऐसे लोगों को यहाँ रिजर्वेशन मिली है, ये दी गई है या दी जा रही है, जिन्हें इससे पहले यहाँ नहीं दी जाती थी, मुल्क की दूसरी रियासतों में दी जा रही थी और वो सरकार की स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। और फिर
अभी वोटर रिवीजन है और वोटर रिवीजन और रिजर्वेशन जो है ये जैसे ही मुकम्मल होगी तो ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इंतखाबात को उन्होंने बताया कि कराए जाएंगे। मनोज सिन्हा बलवाल में उन्होंने सफाई पर बड़ा जोर देते हुए बताया कि हमें ये बात समाज को समझानी पड़ेगी और समझनी चाहिए समाज को कि सफाई ज़रूरी है। मनोज सिन्हा ने क्या बताया, सुनिए। हम सबको आज ब्लॉक दिवस के अवसर पर एक बात विशेष रूप से स्वयं को स्मरण कराना है और समाज में सभी को बताना भी है कि सभी माननीय बीडीसी सरपंच पंच परमेश्वर इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन कार्य नहीं समाप्त हुआ है। आप सबको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आरक्षण की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे सामाजिक वर्ग के ऐसे लोग थे जिन्हें देश के बाकी हिस्से में आरक्षण प्राप्त था, जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त था। अब ऐसे लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान ने दी है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए जब निर्वाचन के हमारे साथियों ने प्रक्रिया प्रारंभ की तो बहुत सारे निवासियों ने जम्मू कश्मीर के ये मांग पत्र रखा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं, देश के बाकी हिस्सों में उन्हें आरक्षण है, यहां नहीं है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की संसद ने अभी पिछले सत्र में ये व्यवस्था लागू कर दी है। इसको पूरी तरह से जमीन पर क्रियान्वित करने में थोड़ा वक्त लगेगा और क्रियान्वित होने के बाद मतदाता सूची, आज आपने अखबार में बयान पढ़ा होगा, जो राज्य चुनाव आयुक्त है कि 26 जनवरी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण। मनोज सिन्हा जम्मू के बलवाल में ब्लॉक दिवस के मौके पर खताब कर रहे थे। चुनावों की बात भी की, बीडीसीज की बात भी की, पंचों सरपंचों की बात की और ये भी बताया कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन श्रीनगर में जवाब उमर अब्दुल्ला आज देने पे आए हुए थे। उमर अब्दुल्ला काफ़ी दिनों बाद आज वादी कश्मीर में नजर आए और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि फॉरेन टूर के बाद वो वापस आए तो आज श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से बात भी की और मीडिया से जब बात की तो मीडिया के सवाल जवाब का सिलसिला भी देखने को मिला। और इन्हीं सवाल जवाब के सिलसिले में एक मीडिया वाले ने उत्तर प्रदेश का मामला कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से पूछा राम मंदिर में क्या आप जाएंगे? नहीं। तो उमर अब्दुल्ला ने बताया कि राम मंदिर के आज से माजी के में भी इफ्तिताह हुआ है। इस तरह के वाक़ा जो पहला इफ्तिताह नहीं है और न ही ये आखिरी होगा, लेकिन मैं ये सियासत यहाँ पे नहीं लाना चाहता हूँ। इस मामले में मैं सियासत शामिल नहीं करना चाहता हूँ। उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया, उससे जब पूछा गया कि क्या वो मंदिर का जो इनाग्रेशन हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर दावतनामा ही नहीं मिला है तो फिर वो कैसे जाएंगे। और उन्हें ये भी साथ में बताया कि उन्हें पूरा पक्का यकीन है कि उन्हें दावतनामा तो नहीं मिलेगा। कि मैं जाऊँगा न जाऊँगा ये आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? क्यों, क्या मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ कि मैं चला जाऊँ? वहाँ जिसको मदऊ किया गया है या किया जाना था उन्हें पहले ही दावत मिल चुकी है। सनतकार, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, दूसरे लोग सब नाम उनके जानते हैं। मेरा नाम कहीं फहरिस्त में नहीं है और जब वो मुझे इनवाइट करने का इरादा ही नहीं रखते तो फिर मैं क्यों जाऊं। लेकिन बात फिर जम्मू कश्मीर की हुई तो सवाल जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो बलवाल में इंतखाबात के हवाले से बताया उस पर भी उमर अब्दुल्ला से सवाल किया गया और उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि पंचायतों की तारीख ख़त्म हुई। मनोज सिन्हा कहते हैं कि अभी उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है लेकिन उनका काम है। तो उस पर उन्होंने बताया कि जब सरकार ये जानती थी कि पंचायती हलकों की हदबंदी करानी है तो ये पहले क्यों नहीं कराई गई? 6 महीने पहले करा देते, आज इंतखाबात हो जाते। ये भी उन्होंने बताया कि अफसोस है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट का रोल अब माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन को खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यहाँ
इलेक्शन होने चाहिए सितंबर के महीने से पहले पहले। तो उन्होंने बताया कि समझ खुद नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन क्या है और ये आवाम से माफ़ी क्यों नहीं मांगता है, खुसूसन जम्मू कश्मीर की आवाम से जो इंतखाबात असम्बली के अब तक नहीं करा चुका है। उमर ने पावर की बात भी की, लेकिन पहले आपको बताते हैं इंतखाबात पर उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया। आपकी पंचायतें खत्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की जरूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली खत्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज खत्म किए, अब आपने पंचायतें खत्म की। या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। यहां इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज की हुकूमत को करना है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहां असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने इस मीडिया टॉक के दौरान रटले पावर हाउस की बात करते हुए बताया कि हम पे बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और ये सरासर लूट है, और जैसे वो पावर में आएंगे असम्बली इंतखाबात के बाद शायद, तो इसके खिलाफ वो 1 इंच भी या 1 कतरा भी या 1 वो बिजली का गीगावाट भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। खासतौर पर राजस्थान जो रटले पावर हाउस का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हवाले बताया उन्होंने कि हम भी देखेंगे इसको कैसे वहाँ पे लिया जाता है। तो हम भी देखेंगे, आवाम भी देखेगी। उमर अब्दुल्ला अपने इस वादे पे कितना डटे रहते हैं, लेकिन आपको बताते चले आज देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। 26 जनवरी आ रहा है और सरकारी सतह पर 26 जनवरी के हवाले से तैयारियाँ की जा रही है। 26 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ ज़िला मुकामात पर, तहसील मुकामात पर परेड होगी, रैली होगी, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी इंतजामिया की पूरी नज़र है। और ये सिक्योरिटी सिनेरियो की तस्वीर शुमाली जनूबी कश्मीर के अच्छाबल के इलाके की, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी सिनेरियो को टोज पे रखा गया है। ऑन टोज रखने के साथ साथ हर जगह पे नाके लगाए गए हैं और पुलिस और दूसरे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इन सभी मामलात पर नज़र रखते हुए सिक्योरिटी के मामलात को नज़र रखते हुए कहीं आईडी कार्ड चेक करते हैं, कई गाड़ियों को चेक करते हैं। तो ये तस्वीर है सिक्योरिटी की, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ तस्वीर अब दूसरी, वो हम बच्चों की बात करेंगे। तो बात बच्चों की, तो मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही है और इन स्कीमों में एक बच्चों को तालीम की नूर से आरास्ता करना है। और इसी के गर्ज से मरकजी सरकार अब ज़िला सतह पर भी कई स्कीमें चला रही हैं। और नीट इम्तहानात की तैयारी करने के लिए ज़िला इंतजामिया पुलवामा ने मिशन यूथ के तहत आज 50 बच्चों को नीट इम्तहानात में मुफ्त कोचिंग फराम कराने के गरज से नीट 50 सुपर क्लासेस पुलवामा में शुरू किए और इसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम ने किया। नीट सुपर 50 क्लास में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के तलबा हिस्सा लेकर यहाँ इम्तहान की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से उन्हें पूरी सहूलियात बहम रखी जाएंगी। और इनका आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज पुलवामा में आज हुआ, जहाँ पर तलबा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ये कोचिंग 3 माह तक दी जाएगी, जिसके बाद ये बच्चे नीट इम्तहानात में हिस्सा ले सकते हैं। नीट के साथ साथ दूसरे इम्तहानात भी बच्चों को होते हैं, तो उसके लिए मवाद बाद की बात, लेकिन फिलहाल नीट के लिए मुफ्त कोचिंग और जो स्टडी मटेरियल है वो भी बच्चों को फराम किया जाएगा। और डॉक्टर बशारत ने आज यहाँ पे बताया कि ये सुपर 50 क्लासेज जो शुरू किया गया है, इसका बुनियादी मकसद है कि बच्चों को तैयार करना है ताकि वो अपना उस टैलेंट है उसको दिखा सके। ये मिशन यूथ का इनिशिएटिव है और इसमें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे और मुझे खुशी है कि पुलवामा उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है और हमने यहाँ पे ये जो सुपर 50 या सुपर 100 की बात करें, इस तरह से जो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका बैच शुरू किया है और जिस तरह से इसमें रेस्पॉन्स मिला है, आई एम वेरी हैप्पी कि इट हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट बिगनिंग और इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपने खुद देखा और
मिशन यूथ का यही पर्पज़ है कि जितने भी हमारे यूथ हैं उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर भी मींस अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी देनी है इनको, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या इवन मिशन यूथ इज़ ट्राइंग टू। बच्चों को मौके फराहम करने हैं, बात बच्चों की। और जब नया पढ़ा लिखा अफसर हो और जवान हो तो बच्चों की बात सुन पाता है, समझ पाता है बच्चों को क्या ज़रूरत है। खुद डॉक्टर बशारत भी कोचिंग वगैरह से गुजरे होंगे तो जानते होंगे कोचिंग का क्या वैल्यू है। तो बड़ी पहल है कोचिंग बच्चों के लिए और इस पहल में बच्चों को ज़रूर शामिल होना चाहिए। सरकार की तरफ से मुफ्त कोचिंग है, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल में जॉब की बड़ी ज़रूरत होती है और इसके लिए लड़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। लड़ना मतलब मेहनत करते हैं और अपनी रातों की नींदें हराम करती हैं। लेकिन जब एप्टेक जैसी कंपनी सामने से इम्तिहान लेती हो तो फिर वो बच्चे क्या करें। एप्टेक कंपनी जम्मू कश्मीर में जैसे कोई नाम सुनता है तो वो बच्चा, वो नौजवान जो रोज़गार का मतलाशी होता है वो तौबा तौबा करना शुरू कर देता है, क्योंकि कहते हैं कि एप्टेक ने जम्मू कश्मीर के बच्चों के धुआं निकाला है और धुआं निकालने की कई तस्वीर है। पिछले साल जनवरी में जम्मू में बड़े हंगामे हो रहे थे और अक्सर बच्चों का इल्ज़ाम यही था कि एप्टेक कंपनी जो पहले से ही घोटालों में मशहूर थी, पहले से ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको जब जम्मू कश्मीर में लाया और यहाँ के 8 के करीब जो इसने इंटरव्यूज़ या इम्तिहानात कंडक्ट किए उसमें इसने अपने ख़ासुल ख़ास को मौका फराहम किया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने सब कुछ ब्लैक में काम भी किया और ब्लैक में काम करने के बाद बच्चों के मुस्तकबल पर तलवार भी डाली। वो पिछले साल पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी का मामले के दौरान सरकार ने तहकीकात के अहकाम भी दिए थे और उन तहकीकात के बाद क्या हुआ सरकार को शायद मालूम हो। आम आदमी आज भी सवाल पूछता है कि क्या हुआ था, उसको क्या किया था सरकार ने उन तहकीकात का, और उन्हीं तहकीकात में एप्टेक का नाम आता था और आज भी एप्टेक का नाम आ चुका है। ये मुंबई में एप्टेक आया है, लखनऊ में पहले ही ब्लैक लिस्टेड थी, मुंबई में लखनऊ में भी इस पर इल्ज़ाम था, लेकिन आज रेलवे रिक्रूटमेंट में बाज़ाब्ता तौर पे पिछले साल इसने रिक्रूटमेंट का जो वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसमें बाज़ाब्ता तौर पे आज सीबीआई ने एप्टेक कंपनी को इस रेलवे रिक्रूटमेंट घोटाले में इसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे आज चालान भी पेश किया है, एफआईआर दर्ज किया है और सीबीआई ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान मालूम किया है, पता किया है कि पिछले साल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था रेलवे का उसमें एप्टेक कंपनी को तो दिया गया था कंट्रैक्ट, लेकिन एप्टेक कंपनी ने व्हाट्सएप के ज़रिए भी उन लोगों को एग्ज़ाम के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए थे जिनसे कुछ माल पानी भी लिया था। तो एप्टेक कंपनी किसकी कंपनी है वो अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन सरकार के कई हल्के उस पर मेहरबान भी शायद नज़र आते हैं, क्योंकि हर रियासत में घोटाला फिर भी एप्टेक के ही नाम सामने आता है। तो ये था हमारा अभी तक का शाम का 6 बजे का न्यूज़ एट 6। लेकिन आपको बताते चले बचपन में आपने अक्सर सुना होगा दीवार पे लिखा रहता था या कहीं कहीं कुछ ने नहीं सुना होगा, चीचक का पता बताइए 50,000 रुपये इनाम कमाइए। सोपोर में भी आज ऐसा ही कुछ नारा दिया गया है। वो नारा क्या है रात 9:30 बजे आपको बताएंगे कि सोपोर में चीचक को पता ढूंढ रहे हैं या किसी और का। 9:30 बजे रात अब तक देखिएगा, पूरा बताएंगे। लेकिन अभी दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।